हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है पांडोरा। दोस्तों आपने कई युवा लोगों को देखा होगा जिनमें विशेष क्षमताएं होती हैं, लेकिन वे अपने परिवार के हालातों के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। शायद यह आपके साथ भी हुआ हो और यह कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है। अब हम मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक बच्चा एक न्यूक्लियर प्लांट की दिशा में देख रहा है और अपने दोस्तों को बता रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोबोट है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन उसकी बातों को उसके दोस्त नहीं मानते और दूसरा बच्चा कहता है कि मेरे भाई ने बताया है कि यह एक राइस कुकर है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है और यह राइस कुकर हमारे देश को अमीर बनाएगा। हमें इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इन बच्चों की बातों से आपको पता चलता है कि ये बच्चे अभी समझदार नहीं हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जे नाम के व्यक्ति को देखते हैं। जे अपनी माँ, बहन और छोटे से बेटे के साथ साउथ कोरिया में रहता है। उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है क्योंकि वह अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। वो थोड़ा आलसी है, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा बेटा है, इसलिए उसे मजबूरी में उसी शहर में एक पावर प्लांट में काम करना पड़ेगा जहाँ पहले उसके पिताजी काम करते थे। एक दिन पावर प्लांट में लीकेज हुई थी जिसमें जय के पिताजी की जान चली गई थी। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद जय वहीं काम करने जा रहा है क्योंकि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां जेई के कुछ दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। उनसे वो बातचीत शुरू करता है और इस दौरान रेस्टोरेंट में एक लड़की भी आती है, योआ, जो जेई से प्यार करती है। योआ जेई पर गुस्सा करती है कि कल रात को वो कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा था, लेकिन जेई उसको समझाता है कि वो सिर्फ उनके साथ ड्रिंक कर रहा था और उसका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था। कुछ दिनों बाद जेई और उसके दोस्तों को न्यूक्लियर पावर प्लांट में नौकरी मिलती है और वहाँ वे काम भी शुरू कर देते हैं। प्लांट के अंदर एक महिला दिखाई देती है जो प्रेजेंटेशन दे रही है। वो बताती है कि कौन कौन यहाँ काम करता है और इस प्लांट में कौन कौन से सुरक्षा उपाय हैं। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम जेई के बचपन के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड योआ को फिर से देखते हैं। वो उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब उसका पासपोर्ट तैयार है और कुछ ही दिनों में वो साउथ अमेरिका जा रहा है। वो एक मछुआरा बनने का सपना देख रहा है और उसे सिर्फ 2 साल का समय चाहिए। फिर वो अमेरिका से बहुत सारे पैसे कमा कर लाएगा जिससे कि उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही एक हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम यही काम करोगे। जबकि जेई उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं मानती और इसके बाद जेई घर लौटकर यही बात अपनी माँ और अपनी बहन को भी कहता है, लेकिन वे भी उसे यही काम करने की सलाह देते हैं। उसका हमेशा से सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और एक अच्छा मछुआरा बने, लेकिन उसको अभी तक उस पावर प्लांट में काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए उसे वही काम करना पड़ेगा। अगले सीन में हम साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनकी पत्नी आती है और एक फाइल देती है जो उनको किम नाम के आदमी ने दिया है, जिसमें लिखा है कि पावर प्लांट में सुरक्षा मेजर की कमी है और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि शहर का क्या होगा। प्रेसिडेंट थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ आज पावर प्लांट के सारे वर्कर और ऑफिसर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और इन्हीं में से 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि पावर प्लांट के यूनिट 1 में बहुत बड़ी दिक्कत है और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी किसी को भी फिक्र नहीं है। अब अगली सुबह प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और यूनिट 1 के बारे में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों यूनिट 1 एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है और दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि अभी के लिए पावर प्लांट बंद कर दिया जाए क्योंकि बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन उनके मिनिस्टर्स उन्हें समझाते हैं कि इस पावर प्लांट की वजह से हमारे देश की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर इसे बंद कर दिया तो काफी नुकसान होगा जिससे हमारी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है और यह सुनकर मजबूरन प्रेसिडेंट को इसे चालू रखने के लिए परमिशन देनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जे अपने परिवार का कहना मानकर उस प्लांट में काम करना चालू कर देता है और इसके साथ उसके दोस्त भी थे। लेकिन इसी बीच वहाँ एक भूकंप आता है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। यह कोई हल्का फुल्का भूकंप नहीं होता है दोस्तों, बल्कि 4 रिएक्टर स्केल का होता है और यह सबसे ज्यादा नुकसान यूनिट 1 को देता है जहाँ पहले से ही सुरक्षा मानकों के पालन नहीं किए जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद प्लांट में लोगों को पता लगता है कि यूनिट 1 के रिएक्टर की पाइप में छेद हो गया है और उसमें से वाटर लीकेज होने लग गया और जिसकी वजह धीरे धीरे रिएक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है। अगर उसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो साउथ कोरिया में भी वही हाल होगा जो दोस्तों हमारे देश के छोटे से शहर भोपाल में हुआ था। अब कुछ लोगों की टीम बनाई जाती है जिन्हें यूनिट 1 के रिएक्टर के पास भेजा जाता है ताकि वो उस फटे हुए पाइप को वेल्डिंग से ठीक कर सके। लेकिन वेल्डिंग की हीट की वजह से टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से उसके आसपास के पाइप भी फटना चालू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था
जब इस बात की खबर प्रेसिडेंट को लगती है तो फौरन ऑर्डर देते हैं कि प्लांट के आसपास रहने वाले सारे गांव वालों को जल्दी वहां से निकाला जाए और सभी को न्यूक्लियर प्लांट से कम 5 किलोमीटर दूर भेजा जाए, जिससे वो रेडिएशन से बच जाए। अब लोकल पुलिस तुरंत अपने काम पर लग जाती है और वो सारे लोगों को एक ही स्टेडियम में इकट्ठा करती है, जिसमें जे की फैमिली और योआ भी होती है। सभी को जे की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो वही प्लांट में मौजूद था, लेकिन योआ उन्हें समझाती है कि वह सही होगा और वह जल्दी हमारे पास आ जाएगा। वही दोस्तों, जिस टीम को यूनिट 1 में भेजा गया था वो पाइप को ठीक नहीं कर पाते, जिस वजह से एक दूसरी टीम को वहां भेजा जाता है। लेकिन जब वो लोग तपते हुए रिएक्टर को देखते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इधर पावर प्लांट के सीनियर देखते हैं कि अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यूनिट के चीफ ऑर्डर देते हैं कि वेंट को खोल दिया जाए, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन वेंट में भी एक गड़बड़ी आ चुकी है, जिससे कि वो खुल नहीं पाता। अब जे भी उसी जगह मौजूद होता है, जिसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो मैन्युअली वेंट को खोल दे, और जे वेंट को सही भी कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे खोलने वाला होता है तब तक दोस्तों बहुत ही देर हो चुकी होती है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो पूरे शहर को हिला के रख देता है। उसका मलबा पूरे शहर में दूर दूर तक फैल जाते हैं और साथ में पूरे शहर में रेडिएशन भी फैलना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पूरा प्लांट तबाह हो चुका है और प्लांट के अंदर मौजूद जेई के दोस्त भी अब मारे जाते हैं। वो उन्हें देखकर रोने लगता है, लेकिन वो खुद की जान जैसे तैसे करके वहाँ से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उन्हें पहले उनकी वाइफ ने वार्निंग दी थी इसके बारे में कि वो इसे बचा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो चाहते तो सभी को बचा सकते थे। अब ये सब देखकर उनके सारे मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो इस धमाके के बारे में आसपास के देशों को पता नहीं लगने देंगे, और इसलिए वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें बोलते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है और बताते हैं कि यह बस एक ड्रिल चल रही है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सारे मिनिस्टर अपने देश की इकोनॉमी, अपनी इज्जत को बचाना चाहते थे, और साथ में एक और रीजन भी होता है कि अगर यह बात किसी और देश को पता चली तो आन के ऑर्डर आ जाएंगे, जिससे कि इन लोगों को और भी न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा, जिससे कि इनके देश को भारी नुकसान हो सकता है, और इसीलिए वो इस बात को छुपा रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो और हम योआ को देखते हैं, जो कि जे की जान बचाने के लिए वापस उस प्लांट में जाती है। लेकिन रेडिएशन की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ जे बाहर आता दिख जाता है और वो जे के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। और यह सुनकर जे अपने आसपास हुई तबाही को देखता है और जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह उसके परिवार को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाए। योआ बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम अंदर गए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन जे कहता है कि मेरे दोस्त अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, मुझे उन्हें किसी भी हाल में बचाना होगा। अब जे का सीनियर भी उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। यहाँ हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर लोग रेडिएशन की वजह से तड़प रहे थे और कुछ लोगों ने दर्द के मारे अपनी जान तक गंवा दी थी। अब ये सब देखकर योआ सीधे स्टेडियम में जाती है और सभी को धमाके की सच्चाई बताती है और बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ निकलना चाहिए, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। अब ये सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने गेट को लॉक कर दिया था और साथ में बाहर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया था, ताकि वो लोग यहाँ से बाहर ना जा सके और इस रेडिएशन रिलीज के बारे में किसी को भी पता ना चले। और इधर थक हार कर लोग अपने फोन ट्राई करते हैं ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन गवर्नमेंट ने नेटवर्क जैमर लगा रखे थे, जिसकी वजह से उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे। वहीं जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा पानी डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि पावर प्लांट्स को ठंडा कर सके और रेडिएशन को फैलने से रोक सके। लेकिन उनके पास जितना भी स्टोर्स वाटर होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और रिएक्टर ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और साथ में उनके फायर फाइटर्स भी अब रेडिएशन की चपेट में आना चालू हो गए थे और अब इस लीकेज को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, एक तरह से नामुमकिन होता जा रहा था। और यहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम होता है पर्क, वो आके कहते हैं कि तुम लोगों ने पानी डालना बंद क्यों कर दिया। तो फायर फाइटर बोलते हैं कि पानी खत्म हो चुका है और हमें सी वाटर डालने की परमिशन नहीं मिली है। अगर हमने ऐसा किया तो यूनिट 1 बर्बाद हो जाएगा। मतलब दोस्तों, यहाँ लोगों की जान जा रही है और इन्हें यूनिट 1 की पड़ी है। और अब यूनिट 1 बर्बाद ना हो इसलिए ये लोग चीफ की बात नहीं मानते और पानी डालना बंद कर देते हैं। और वही जे अभी भी अंदर लोगों की जान बचा रहा था। वह अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए और कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान इसके ऊपर एक वाटर कूलेंट का पाइप फट जाता है। लेकिन वो इसको इग्नोर करके अपने दोस्तों को बाहर लेकर आता है।
लेकिन दोस्तों अब रेडिएशन का असर उसके ऊपर भी दिखना चालू हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पास में खड़ा हुआ उसका दोस्त जेई से कहता है, उठ जा मेरे दोस्त उठ जा। लेकिन जेई अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ फायर फाइटर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि पावर प्लांट को ठंडा कर सकें, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था और प्लांट की प्रदूषित हवा चारों तरफ फैलने लगी थी। और इसी कारण सारे देश अपने लोगों को साउथ कोरिया से एयरलिफ्ट करने लगते हैं। वही योआ देखती है कि सारे पुलिस और डॉक्टर यहाँ से जा रहे हैं और इसीलिए वो सभी लोगों से कहती है कि हमें जैसे भी हो यहाँ से निकलना होगा। और इसीलिए सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग एक साथ धक्का देते हैं स्टेडियम की डोर को, जिससे स्टेडियम का दरवाजा टूट जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें बाहर एक बस खड़ी हुई दिखती है, जिससे योआ सबको उस बस में बैठा देती है और खुद उस बस को ड्राइव करके गांव से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन अब इस धमाके की बात किसी से छुपी नहीं होती। पूरी दुनिया में पता चल चुका था कि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ है और सारे न्यूज चैनल में इसी की चर्चा हो रही थी, जिस वजह से पूरे साउथ कोरिया के लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने लगते हैं और हर तरफ बस तबाही का मंजर होता है। सब लोग अपने घर, अपनी दुकानें छोड़कर भाग रहे थे। रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एयरपोर्ट पर खड़े होने की भी जगह नहीं होती है और साउथ कोरिया में हर चीज तबाह होती जा रही थी। अब सभी कंपनीज के शेयर गिरने लग जाते हैं, यहाँ की इकोनॉमी क्रैश होने लग जाती है। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल से हर चीज बाहर होती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद हम जेई को देखते हैं, जिसे अब होश आ जाता है। वो उठते ही सबसे पहले योआ को फोन करता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें कहीं दूर ले जाओ यहाँ से। तभी उसका फोन यहाँ पर कट जाता है और बात अधूरी रह जाती है। और अब जेई की माँ योआ के पास आती है और उससे पूछती है कि जेई कहाँ है। तो योआ उनसे झूठ बोलती है कि वो हमारे पीछे ही है, बस थोड़ी देर में वो हम तक पहुँच जाएगा। इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो पूरी तरह से निराश होकर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, अपने देश को इस तबाही से कैसे बचाए। तभी उनकी वाइफ उनके पास आती है और कहती है कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं यही रुकूंगा। तभी उनकी वाइफ कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और उन्हें बताती है कि आपको चीफ पर्क से बात करनी चाहिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट प्लांट के इंचार्ज पर्क को कॉल लगाते हैं और हालात के बारे में पूछते हैं। मिस्टर पर्क उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं कि फायर फाइटर सी वाटर डालने से मना कर रहे हैं और यह सुनने के बाद प्रेसिडेंट उसी टाइम सी वाटर डालने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन सी वाटर डालने से टेम्पररी तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यूनिट 1 बर्बाद हो जाएगा। अब इसके बाद प्रेसिडेंट कंट्रोल रूम में आते हैं और सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इधर पावर प्लांट अब थोड़ा ठंडा हो चुका था, लेकिन लीकेज अभी भी बहुत ही ज्यादा था। और उसके बाद चीफ पार्क प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अब हमें इस लीकेज को सील करना होगा, तभी रेडिएशन रुक पाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी इसे सील करने जाएगा, इसे सही करने जाएगा, वो रेडिएशन से 10 मिनट के अंदर ही मारा जाएगा। तो कौन अपनी जान गंवाकर इसे ठीक करेगा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी। अब दूसरी तरफ हम योआ को देखते हैं, जिसकी बस अब आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि पूरे शहर में जाम लग चुका था, जिस वजह से सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब इन सब हालातों को देखकर प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी से माफी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं किसी को भी ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि वो पाइप के क्रैक को फिक्स करे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। लेकिन मैं अपने देश के लिए अपने सभी वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इकट्ठा हों और रिएक्टर की पाइप को एक साथ ठीक करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा कोरिया शहर तबाह हो जाएगा। अब ये न्यूज हॉस्पिटल में सारे जख्मी लोग भी देख रहे होते हैं और सभी जानते हैं कि जो भी इसे ठीक करने गया वो रेडिएशन की वजह से जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जेई का एक दोस्त जिसका नाम गेल होता है, वो कहता है कि हम पहले से ही बहुत सारा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर चुके हैं और ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए अब हमें ही उन पाइप्स को ठीक करना होगा। अब उसकी बात सुनकर उसका सीनियर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। ये सुनकर जेई कहता है कि हमारा परिवार अभी भी जान बचाने के लिए सड़कों पर भटक रहा है और रेडिएशन उनके पीछे पीछे ही है। इस शहर में बसेस चलना बंद हो गई है और अगर हमने मदद नहीं की तो वो सभी मारे जाएंगे और हम ही लोग उनकी आखिरी उम्मीद है। हमें ही उस पाइप को ठीक करना होगा। कर उसके साथ ही जोश के साथ बोलते हैं कि हम उन्हें मरने नहीं देंगे और हम तैयार हैं उस पाइप को ठीक करने के लिए। अब जेई सबसे पहले इस बात को योआ को फोन करके बताता है और वो उसकी यह बात सुनकर योआ बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि अगर जेई वहाँ गया तो वापस कभी भी लौटकर नहीं आएगा। योआ रोते हुए कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगर तुम वहाँ चले गए तो मेरा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। पर जेई कहता है कि यह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ। युआ उसे बोलती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, अंदर मत जाओ। लेकिन जेई उसको बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। और तभी जेई की माँ युआ से पूछती है कि क्या जेई हमारे पीछे है। तो युआ फिर से झूठ बोलती है कि हाँ, वह हमारे पीछे है, ताकि जेई की माँ को सच्चाई ना पता चले और उन्हें दुख ना हो। इसी बीच हम देखते हैं कि उनके साथ चलने वाले एक आदमी को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब रेडिएशन इन तक पहुंच चुका है। वो तेजी से उनकी तरफ आना शुरू हो गया था और ये देखकर वहां और ज्यादा भगदड़ मच जाती है और ना जाने कितने बेकसूर लोग उसी भीड़ में दबकर मारे जाते हैं। और तभी उन्हीं में से जेई की माँ भी खो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिल जाती हैं। अब जब जेई की बहन उनके पास जाती है तो वो देखती है कि उसके बेटे को उन्होंने छुपा कर रखा था ताकि वो सेफ रह सके, और ये देखकर वो वही रोने लगती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं। वेल दोस्तों, जब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि अब सारे वॉलंटियर को बस से प्लांट की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जेई और उसके दोस्त का गांव पड़ता है जो कभी हंसता खेलता हुआ दिखा करता था। वो अपने बचपन को याद करता है जब वो सभी खेला कूदा करते थे, और आज एक गलती की वजह से वो अपने दोस्तों, अपने परिवार से दूर हो गया है। अभी तक युआ और जेई की माँ सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जेई की माँ को पता चल जाता है कि कुछ लोग वापस प्लांट में जा रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, और यहाँ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उन लोगों में जेई भी है। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से अपने होश खो देती हैं और वापस जेई को बचाने के लिए भागने लगती हैं। सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने बेटे के लिए वापस जाती जा रही थी। और यह सीन देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपकी माँ से ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। फिर दोस्तों, इधर अब सभी लोगों को सूट पहनाया जाता है और अंदर भेजा जाता है, और अंदर जाने पर वो लोग अलग अलग टीम में बट जाते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। लेकिन वहाँ काम जल्दी होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो लीकेज हो रही थी उससे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था, और इस रेडिएशन की वजह से यहाँ एक एक करके सभी लोग मारे जा रहे थे। तभी एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। जिस पाइप को ये लोग ठीक कर रहे थे वो पूरी तरह से फट जाता है। इसका मतलब कि अब इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है इस रेडिएशन को रोकने का। ये देखकर प्रेसिडेंट पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, और इधर जब लोगों को पता चलता है कि इनका मिशन फेल हो चुका है तो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसी बीच जेई अपना दिमाग चलाता है। वो सभी को एक प्लान बताता है। वो कहता है कि अगर हम लोग रिएक्टर के नीचे एक बॉम्ब लगा दे तो रिएक्टर के अंदर लगे राउट्स और कॉलेंट वाटर नीचे बेस में चला जाएगा, जिससे कि एक नया टैंक बन जाएगा और ऊपर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिस वजह से हम इस रेडिएशन को रोक सकते हैं। लेकिन जो भी इस बॉम्ब को लगाने जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, और ये सभी चीजें प्रेसिडेंट कैमरे पर देख रहे होते हैं। अब ये सन के सारे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी थी। अब यहाँ पर 24 साल का लड़का अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। वो कहता कि वह अपने परिवार, अपने लोगों की जान किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जेई होता है। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर, उसका गांव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा, और इसलिए वह अंदर जाने का फैसला करता है। अब वह अंदर जाता है और बाहर से उसके लोग गेट को बंद कर देते हैं। अब जेई उस बॉम्ब को लगाने के बाद वहीं बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन वह आखिरी बार अपने परिवार से बात करना चाहता है, इसलिए वह प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह आखिरी बार अपनी फैमिली से बात कर सकता है। उसकी एक ख्वाहिश को प्रेसिडेंट पूरी कर देते हैं और उसे पूरे देश में लिव दिखाते हैं। और तभी जेई की माँ और युआ को पता चलता है कि जेई लिव आ रहा है, और यह सुनते ही वो बस की टीवी को ऑन करते हैं जिसमें जेई लिव बोल रहा था। वो बोलता है कि मॉम, मैं हमेशा आपकी बातें मानता रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डैड ऊपर बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। वो बोलता है कि माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपको इस तरह बोल रहा हूँ। और ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और यह बोलते बोलते जेई की भी हिम्मत टूट जाती है और वो सच बोलने लगता है। जेई कहता है कि माँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सुनकर दोस्तों सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। और आखिरी बार जेई युआ से बोलता है कि सभी का ख्याल रखना, और तभी वो कैमरा बंद हो जाता है। अब ये देखकर उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है और वो वहीं बैठकर रोने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग प्लांट से बाहर आ जाते हैं और जेई ट्रिगर को दबा देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जेई की उसी में मौत हो जाती है। लेकिन उसके इस बलिदान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान बच जाती है। और आखिर में प्रेसिडेंट कहते हैं कि जेई का ये बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा, उसे हमेशा याद रखा जाएगा।
इतिहास में उसका नाम होगा। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जो भी लोग प्लांट की वजह से मारे गए थे उन्हें प्रेसिडेंट श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें जे की भी फोटो होती है। और अब इस शहर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। फिर हम योआ को देखते हैं जो टाउन में वापस आती है और वहाँ अपने दोस्तों की बचपन की फोटो लगाती है और उसे देखकर जे को याद करती है। और इसी के साथ ये कहानी है यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि कोरिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट है जो कि सिटी से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम पेंडोरा इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक पेंडोरा बॉक्स की तरह दिखाई देते हैं, जहां से खुशियां भी निकलती हैं और शैतान भी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।